हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बताया था आप लोगों को, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया था, प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये बताया था। आज मैं थोड़ा सा उससे और आगे हार्मोनल सिस्टम के बारे में लेके चलता हूँ। अब जहाँ तक हार्मोन्स की बात है तो प्लांट्स में तो ऐसी कोई ग्लैंड्स वगैरह ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं पाई जाती है। एनिमल्स में तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, लेकिन प्लांट्स में अपने आप कुछ ऐसे स्पेशल साइट्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ हार्मोन्स खुद ही बनते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं। तो प्लांट में जो कम्युनिकेशन होता है वो सेल टू सेल होता है, और ये हार्मोन्स क्या एक तरह से केमिकल पदार्थ हैं, तो केमिकल कम्युनिकेशन होता है, चाहे एनिमल में कहें या प्लांट में कहें, ये केमिकल कम्युनिकेशन है। तो मैं सबसे पहले प्लांट में लेके चलता हूँ। प्लांट्स में हार्मोन्स कौन कौन से हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, कहाँ बनते हैं। तो प्लांट्स के जो हार्मोन हैं मैं उसके नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले तो नंबर 1 ऑक्सिन, ऑक्सिन्स हैं। नंबर 2 जिबरेलिन, जिबरेलिन्स हैं। नंबर 3 साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स हैं। नंबर 4 एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड। और नंबर 5 इथाइलिन। हम लोग इसको 5 भाग में से डिवाइड कर सकते हैं प्लांट हार्मोन्स को। तो सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में ले चलते हैं। ऑक्सिन एक ऐसे हार्मोन हैं प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स के टिप, शूट टिप और रूट टिप, मतलब प्लांट्स के जो तने का हिस्सा है उसके ऊपरी हिस्से में, और जो रूट का निचला हिस्सा है उसके टिप्स पर, यहीं ये बनते हैं, यहीं सिंथेसाइज होते हैं। जब ये टिप्स पर सिंथेसाइज होते हैं तो इनका फंक्शन भी क्या है, सेल इलांगेशन, सेल इलांगेशन इनका फंक्शन है। मैंने बताया प्लांट के टिप्स में बनते हैं तो सेल इलांगेशन इसका फंक्शन है। सेल डिवीजन भी है, डिवीजन एंड इलांगेशन दोनों भी होता है। सेल डिवीजन, उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे कोई पौधा है, पौधे में जो स्टेम वाला भाग है उसके स्टेम्स इलांगेट, लंबे होते रहते हैं। अगर जैसे गन्ने का है, ऐसा करना है तो उसमें इस हार्मोन, बाहर से बहुत सारे केमिकल हैं वो एज ए हार्मोन काम करते हैं, उनको भी दिया जाता है। तो सेल इलांगेशन, सेल डिवीजन, और एक पार्थेनोकार्पी होती है, वो भी पार्थेनोकार्पी। अब देखिए पार्थेनोकार्पी क्या होती है। पार्थेनोकार्पी फ्रूट विदाउट सीड, फ्रूट्स विदाउट सीड, मतलब ऐसे फलों में सीड नहीं होते हैं। ऐसे जो फल बने बिना सीड के उनको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। और उसमें इस हार्मोन की, ऑक्सिन हार्मोन की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। बडिंग वगैरह में भी है, बड्स वगैरह भी निकलती हैं उसमें भी है, उसका इलांगेशन भी होता है। नई नई रूट्स फार्मेशन होती हैं उसमें भी इसका है। अब जिबरेलिन्स का देखिए, जिबरेलिन्स एक ऐसे हार्मोन हैं जिनका फंक्शन सेल इलांगेशन में बहुत ज़्यादा है, ऑक्सिन से भी ज़्यादा है सेल इलांगेशन में। एक वैज्ञानिक है जापान का, कुरोसावा, कुरोसावा एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले
इसको सिंथेसाइज किया, या कह सकते हैं कि एक फंगस से इसको निकाला। फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस फंगस से इसको सिंथेसिस करके और इस वैज्ञानिक ने जिब्रेलिन्स को निकाला। अब जिब्रेलिन्स का फंक्शन क्या है? बिल्कुल जस्ट लाइक ऑक्सिन, सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन, पार्थेनोकार्पी भी है जो भी, और उसके बाद जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। सब जर्मिनेशन में भी इसका हेल्प है। लगभग ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों का फंक्शन लगभग सेम ही है, और वही मेन सेल इलांगेशन। आजकल तो बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं जो एज ए ऑक्सिन और एज जिब्रेलिन काम करते हैं। अब देखिए साइटोकाइनिन जैसे इसी से रिलेटेड है सेल डिवीजन। सीधा सा मतलब है सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन को इनिशिएट, ऐसे हार्मोन हैं जो सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं, सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं। जर्मिनेशन हो रहा है, जर्मिनेशन तेज़ी से होना है। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था एक दिन, जो पीछे मैंने फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म का बताया था। फोटोट्रॉपिज्म में पौधे प्रकाश की ओर बेंड कर जाते हैं, तो पौधों पर जिधर से लाइट पड़ती है ये ऑक्सिन हार्मोन उसके बैक साइड में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, उनकी सिंथेसिस होती है। जब बैक साइड में सिंथेसिस होती है तो बैक साइड जो है वहाँ तेज़ी से सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन होता है, तो पौधे प्रकाश की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं। इसका वहाँ मैंने बताया था कि मैं फोटोट्रॉपिज्म में बताऊंगा आप लोगों को, तो वहाँ हार्मोन्स का ही इफेक्ट है। और साइटोकाइन तो सेल डिवीजन जितनी ज़्यादा होगी उतने ही पौधे की लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, सेल की मात्रा ज़्यादा होगी। कोई जैसे आलू, कोई पौधा बड़ा होना है, कोई फल बड़ा होना है, जैसे फूलों में सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से फल लगते हैं, तो वहाँ पर फ्रूट फार्मेशन वगैरह में सेल डिवीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगला है एब्सिसिक एसिड। इसको एक तरह से ग्रोथ रिटार्डर भी बोलते हैं। ग्रोथ रिटार्डर मतलब ये ग्रोथ को रिटार्ड करता है, कम करता है। ठीक इसका उल्टा, ये सब जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को कम करता है। जैसे धान की फसलें, गेहूं की फसलें जो बहुत लंबी लंबी होती थी, हवा आई गिर जाती थी, गन्ने की फसलें हैं, बाजरा की फसलें हैं, तो इस हार्मोन के यूज से उनकी लंबाई कम होगी, तने की लंबाई कम होगी, बालियाँ अच्छी लगेंगी, वो पौधे जल्दी गिरेंगे नहीं, मजबूत होंगे। तो इसको ग्रोथ रिटार्डर कहते हैं एब्सिसिक एसिड को। ये डॉर्मेंसी भी लाता है, डॉर्मेंसी। जैसे मान लीजिए आलू है, प्याज है, सीड्स हैं, पौधों के बीज हैं, फसलों के बीज हैं, वो जब खेत में होते हैं तो उनमें तुरंत अंकुरण न हो जाए, वो तुरंत जर्मिनेट न करने लग जाए। देखते हैं अक्सर आलू वगैरह घर में रखते हैं जर्मिनेट होना, तो अगर उनको इस वाले हार्मोन से, एब्सिसिक एसिड वाले हार्मोन से ट्रीट कर दिया जाए तो बहुत समय तक उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होंगे, बीज खराब नहीं होंगे। इस तरह से इनको ग्रोथ रिटार्डर बोलते हैं और डॉर्मेंसी को बढ़ाते हैं। ये सब डॉर्मेंसी को ख़त्म करते हैं, जर्मिनेशन को बढ़ाते हैं, और ये डॉर्मेंसी को बढ़ाता है। ठीक इसका उल्टा ये है। और उसके बाद पांचवा है इथाइलिन। ये सभी के सभी लगभग सॉलिड हार्मोन्स हैं। पांचवा एक गैसियस हार्मोन है, GASEOUA, गैसियस हार्मोन है। वह यही एक हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में होता है। ये ट्रांसवर्स ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करता है, इसकी वजह से ट्रांसवर्स ग्रोथ होती है। फ्रूट रिपेनिंग,
फलों के पकाने में इसका उपयोग होता है। एक चीज़ और बता दूं, एब्सिसिक एसिड है, ये स्टोमेटल क्लोजिंग में स्टोमेटा को क्लोज करते हैं और ये स्टोमेटल ओपनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें स्टोमेटा इसकी वजह से क्लोज होते हैं, इसकी वजह से स्टोमेटा होते हैं, खुलते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। लगभग प्लांट हार्मोन्स 5 तरह के हो गए: ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। सेल डिवीजन एंड सेल इलांगेशन, इसमें भी सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन, और इसको एक स्पेशल फंगस से सिंथेसाइज किया गया था, कुरोसावा ने किया था। तीसरा है साइटोकाइनिन, जो सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। चौथा एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ रिटार्टेड हार्मोन है, ग्रोथ रिटार्ड, डॉर्मेंसी को इनिशिएट करता है, डॉर्मेंसी को बढ़ाता है। स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा को बंद करना। पत्तियों का झड़ना, पेड़ों से पत्तियों का गिरना, झड़ना, विल्टिंग होना, ये सब चीज़ें जो हैं एब्सिसिक एसिड से। इथाइलिन जो है गैसियस हार्मोन है, जो फलों को पकाने में, स्टोमेटल ओपनिंग में, इन सब चीज़ों में इसका रोल होता है। अब देखिए, आजकल तो बहुत सारे गैसियस हार्मोन बन गए हैं, जितने वीडिसाइड वगैरह हैं, 2,4-D और नाम आप लोगों ने सुना होगा, वीडिसाइड वगैरह, ये सब ऑक्सिन में आते हैं। तो ये प्लांट हार्मोन्स हैं। अब मैं इसके बाद आप लोगों को एनिमल्स हार्मोन के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अब मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। एनिमल हार्मोन्स का देख लीजिए, ख़ास तौर से ह्यूमन बीइंग में, मनुष्यों में हार्मोनल सिस्टम क्या है। हम लोगों में एक सिस्टम जो हार्मोन्स का है, उसको हार्मोन सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम क्या है? हम लोग के बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन अपने आप करती हैं। जब शरीर को जिसकी आवश्यकता हो उसका सिक्रीशन अपने आप करें, वो कहीं सिंथेसिस होकर इकट्ठा होकर नहीं रहता है। शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका सिक्रीशन होता है, तो उन ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो इनसे जो निकलने वाला केमिकल है उसको हार्मोन कहा जाता है। अब आप एंजाइम्स का पढ़े होंगे कि एंजाइम्स जहाँ बनते हैं वहाँ से किसी नलिका से, किसी डक्ट से, किसी वेसल से होके जहाँ काम है वहाँ तक जाते हैं। लेकिन एंडोक्राइन से निकलने वाले हार्मोन किसी भी डक्ट से होके, किसी नलिका से होके अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचते हैं। ये सीधे ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और ब्लड के साथ ही जहाँ इसको जाना है, जहाँ काम करना है, वहाँ तक पूरे शरीर में जाते हैं, पूरे सेल में जाते हैं ब्लड के साथ। और जहाँ इनको फंक्शन करना है वहाँ जाके अपना फंक्शन करेंगे, तो उसको टारगेट कहा जाता है। जहाँ इनका फंक्शन करना है उसको टारगेट कहा जाता है। तो टारगेट तक ये हार्मोन ब्लड के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के साथ जाते हैं और उनका फंक्शन वहीं होता है जहाँ होना है, बाकी सब जगह बेकार होते हैं। अब देखिए, ये समझ में आ गया हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। हार्मोन ऐसे केमिकल हैं जिनकी शरीर में जितनी आवश्यकता हो उससे अगर कम सिक्रीशन होता है तो भी डेंजरस हैं, ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो भी बॉडी के लिए हानिकारक है। दोनों चीज़ें, कम भी ज़्यादा भी, हाइपर सिक्रीशन भी और हाइपर सिक्रीशन भी, दोनों ही खतरनाक है। अब देखिए, मैं कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो बहुत सारी, कुछ मेन जो क्लास 10th के हिसाब से या किसी कंपटीशन के हिसाब से जो चीज़ें बताई जाती है, पूछी जाती हैं, मैं उतना बता रहा हूँ। नंबर 1 नाम सुन लीजिए, थायराइड ग्लैंड, यहाँ गले में पाई जाती है। जो हम लोग का लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स है, इसके दोनों साइड एक इधर बाइलोब्ड होती हैं। इस आकार में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड ये थायराइड है, यहाँ होती है। दूसरा है पैराथायराइड,
ये इसी के ऊपर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे होती है, थोड़ी छोटी होती है इसे, ठीक है। तीसरी है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है हम लोग के किडनी के ऊपर, आप लोग जब किडनी का फिगर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटा सा एक फ्लैश का मांस का छोटा सा टुकड़ा होता है, बहुत छोटा सा, इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसको ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, बाकी ये तो किडनी है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर छोटी छोटी। ये पैंक्रियाज, पैंक्रियाज तो आप लोग जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। पैंक्रियाज के अंदर देखो, अगर ये पैंक्रियाज है तो पैंक्रियाज के बीच वाले भाग में ऐसे, बीच वाले भाग में ऐसे ऐसे गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं। बाहर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये तो एंजाइम सीक्रेट करता है डाइजेशन के लिए, एंजाइम। लेकिन जो इनर वाला पार्ट है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो बीच का पार्ट है इसमें गुच्छे के रूप में होती हैं, जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन, इसमें से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे वाला, इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है। मैंने आप लोगों को अभी जब ब्रेन का पिछले उसमें पढ़ाया था, पिछले वीडियो में ब्रेन का बताया था, तो ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस से थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं थोड़ा आगे आके और बताऊंगा। अगली है गोनेट्स। गोनेट्स जो हैं ये टेस्टिस, ओवरी, एक तरह से कह सकते हैं कि सेक्स हार्मोन्स हैं। और लास्ट है हाइपोथैलेमस, पिनियल बॉडी, थाइमस भी हैं। ये सब भी एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करते हैं। लेकिन आप लोगों के कोर्स में लगभग इतना ही है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी एंड गोनेट्स। अब मैं एक एक का काम बताता जाता हूँ। इनके हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा, इनके हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा। देखिए, हाइपो का मतलब होता है डिफिशियंसी, लो सिक्रेशन। हाइपर का मतलब होता है एक्सेस सिक्रेशन, ऐसे। अब देखिए, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन, इसका फंक्शन क्या है? अगर ये सफिशिएंट मात्रा में, उचित मात्रा में रिलीज हो, इसका फंक्शन है मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना, शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बनाए रखना, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म बिल्कुल सही सलामत रखना। और मेटामॉर्फोसिस, मेढक का जो बच्चा होता है जिसको टैडपोल कहते हैं, उसमें पूँछ होती है। अगर ये हार्मोन ना हो तो उसकी पूँछ ज़िंदगी पर ख़त्म ही ना हो, मेटामॉर्फोसिस ना हो। बहुत सारे कीट पतंग इसमें मॉल्टिंग होती है, लार्वा से प्यूपा बनते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं, उसके सही में मॉल्टिंग होती है। ये सब की सब मॉल्टिंग, मेटामॉर्फोसिस, ये सब थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होती है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन अगर इसका सिक्रीशन आवश्यकता से कम होता है तो क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म को हिंदी में बोलते हैं जड़ मानवता, जड़ मानवता। ये अगर जो बढ़ने वाली उम्र है, बच्चों की बढ़ने वाली उम्र, ग्रोथ पीरियड, उसमें अगर इसका ये हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो उन बच्चों का मेंटल ग्रोथ, उनकी बॉडी ग्रोथ, ये सब बहुत लो रह जाती है। मतलब उनकी बॉडी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सेक्स ऑर्गन ग्रोथ, ये सब नहीं होते हैं। उसको बोलते हैं जड़ मानवता, क्रेटिनिज्म। ग्रोथ पीरियड जब होता है बच्चों का, उस समय अगर इस हार्मोन का सिक्रीशन कम हो तब। मिक्सिडिमा, मिक्सिडिमा क्या है? जिस समय बच्चों की ग्रोथ हो गई है लगभग 18-20 साल के बाद, उस समय अगर ये हार्मोन कम बनता है, आवश्यकता से कम रिलीज होता है, तो अचानक ही बुढ़ापा के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। बालों का झड़ना, चेहरे पर झुर्रियों का पड़ना, ये सब चीज़ जो वृद्धावस्था के लक्षण होते हैं वो सब शुरू हो जाते हैं। ये दो चीज़ें हो गई ग्रोथ पीरियड से पहले, ग्रोथ पीरियड के
बात। अब देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड है, इसमें आयोडीन इसका मुख्य कंपोनेंट है। आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो तो यह ग्लैंड खुद ही फूलने लग जाती है। गले में है फूलना, आप लोग देखे होंगे बहुत लोगों का गला यहाँ से फूलने लग जाता है, कहते हैं इनको घेंघा हो गया है। वो फूलते फूलते काफ़ी बड़ी भी हो जाती है, उसको कहते हैं ग्वाइटर। तो ग्वाइटर क्यों होता है? आयोडीन की कमी से। थायरॉक्सिन कम निकले, आयोडीन भी उसमें कम हो तो ग्लैंड खुद ही फूलने लग जाती है, तो वो घेंघा हो जाता है गले में। अब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो तब क्या होगा? तब कौन सी बीमारी होगी? एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। ऑप्थेल्मिक बोलते हैं आँख को। आँखों में अंदर से फैट का उसका जमा हो जाता है। ये आँखें बड़ी बड़ी फूल के हो जाती हैं, बड़ी बड़ी आँखें बाहर में बहुत देख के डर लगता है, तो उनको आँखों के फूलने को एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर कह सकते हैं कि आँख का घेंघा वो हो जाता है इससे सिक्रीशन से। अब देखिए, ये तो हो गया आपका थायराइड का मेन वर्क और लो सिक्रीशन से, इससे सिक्रीशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब दूसरे पाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इससे निकलने वाला हार्मोन पैराथार्मोन है। इस हार्मोन का बता दें, गले में थायराइड के ऊपर थोड़ा एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ दो पेयर ऐसे, इसका काम है मसल फंक्शन। इसकी कमी से कई बार मसल्स अकड़ जाती हैं, जैसे पैरालिसिस में होता है ना, उसी तरह से मसल्स अकड़ जाती हैं इसकी कमी से। तो पैराथार्मोन हार्मोन रिलीज होता है और वो मसल्स के फंक्शन, मसल्स की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। दो हो गए, और इसके लो हाई से नहीं है, लो से ही है, मसल में प्रभाव पड़ता है। तीसरी है एड्रीनल ग्लैंड। दो हो गई, तीसरी एड्रीनल ग्लैंड है। हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल ग्लैंड मैंने बताया अभी कि किडनी के ऊपर छोटे से टुकड़े के रूप में पाई जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड में इट इज़ वेरी। यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं, तो जो ये पार्ट होता है एड्रीनल ग्लैंड का, एक बाहर और एक अंदर पार्ट होता है, ऐसे 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 ऐसे। बाहरी पार्ट को कार्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। बाहर वाला पार्ट, अंदर वाले मेड्यूला। अब कार्टेक्स वाले पार्ट से, बाहर वाले से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एड्रीनल सेक्स हार्मोन। ये तीन हार्मोन कार्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होते हैं। अब देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीधे इसका मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से। इसका अगर सिक्रीशन कम होता है तो एडिशन रोग हो जाता है। अब एडिशन रोग क्या है? एडिशन रोग में क्या कहते हैं? निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, जिसमें पानी की कमी हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, पूरा शरीर लगभग तांबे के रंग का, काले रंग का हो जाता है, बॉडी का कलर भी बदल जाता है। बीपी, पानी की कमी होती है तो बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इसको कहते हैं एडिशन रोग। ये सब वैज्ञानिकों के नाम पर हैं, एडिशन। इसको कहते हैं एडिशन डिजीज, जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, बीपी लो हो जाती है, आदमी मर भी सकता है, ग्लूकोज भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब देखिए, इसी के लो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लो सिक्रीशन से हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, कमजोरी आती है, 50 तरह की बीमारियां होती हैं, आदमी काम नहीं कर पाता है एकदम। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इससे कॉन्स डिजीज होती है, CONNS, कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है। सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ने से नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, वो कॉन्स डिजीज में है। और इसका अगर
मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसका सीक्रेशन अगर अधिक हो तो कुशिंग रोग हो जाता है। कुशिंग रोग क्या होता है? जो भी भोजन करेंगे, जो खाना खाएंगे, उसमें जो फैट वेट की मात्रा है ये कंधे पर, गर्दन से कंधे पर बहुत ज़्यादा जम जाती है, बहुत ज़्यादा हिस्सा मोटा हो जाता है, फूल जाता है, ये कुशिंग रोग कहलाता है। अब एक और है एड्रिनल सेक्स हार्मोन। ये हार्मोन शुरू में सेक्स आर्गन के डेवलपमेंट में ये उत्तरदायी होता है। प्रॉपर रूप में सेक्स आर्गन्स के डेवलपमेंट हो वो एड्रिनल सेक्स हार्मोन ही करते हैं। लेकिन अगर लेडीज़ में ग्रोथ पीरियड में ये एड्रिनल सेक्स हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए तो उसको एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं। ख़ास तौर से लेडीज़ में उनकी आवाज़ आदमियों की तरफ मोटी हो जाएगी, उनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है चेहरे पर, इस तरह का मतलब मेल्स वाले लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। उसको कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। महिलाओं में पुरुषोचित गुणों का विकास ये हो जाता है। अब रह क्या गया है, जो मेड्यूला से सिक्रीट होता है उसको कहते हैं एड्रिनलिन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। देखिए, हम अचानक कहीं जा रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ जाए, अचानक कहीं सांप आ जाए, कोई भी खतरा अचानक हमारे आगे पीछे कहीं से आ जाए, हम तुरंत सावधान हो जाते हैं। हमें वहाँ रुकना है कि भागना है कि उससे लड़ना है, फेस करना है, क्या करना है। ये हार्मोन प्रोटेक्ट बॉडी ड्यूरिंग डेंजर, खतरे के समय बॉडी की सुरक्षा करता है। उस समय इस हार्मोन की वजह से दिमाग तुरंत भाग लेता है, काम करना शुरू करता है, क्या करना है हमें, वो तुरंत डिसाइड करता है। तो इसको एड्रिनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। फिर इसके लिए एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन ऐसे भी कहते हैं, बहुत सारे नाम इसके हैं। लेकिन आप लोग इतना ही नाम याद रखना कि कार्टेक्स वाले पार्ट से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनल सेक्स हार्मोन 3 निकलते हैं, और मेडुलर पार्ट से एड्रिनलिन। और ये क्या करता है, तो प्रोटेक्ट बॉडी ड्यूरिंग डेंजर, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिए, ये 3 तक यहाँ तक हो गया, इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। अब चौथा है पैंक्रियाज। मैंने अभी पैंक्रियाज का बनाया था एक चित्र कि पैंक्रियाज का बाहरी भाग तो एंजाइम सीक्रेट करता है। इनर पार्ट में गुच्छे होते हैं जिनको हम लोग आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। इनमें से जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन 2 होते हैं। पहले ये बता दूं कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। 3 तरह की सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अब मैं इसका काम बता दूं। इन हार्मोन्स का काम बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना, मतलब हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी आवश्यक, कितनी ज़रूरत है, उसको एक बराबर बनाए रखना। ये काम है ये इनका आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से जो निकलते हैं हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इनका काम है। अब इंसुलिन का काम देख लीजिए, डेल्टा छोड़ दीजिए, इंसुलिन का काम देख लीजिए। इंसुलिन का काम इसकी जो कमी होती है, अगर इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाए तो उसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, मधुमेह का रोग। कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई है, उसमें मधुमेह। हमारी जो सेल्स हैं वो ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है। इस तरह से ब्लड जो है एक तरह से विषैला होता जाता है, इम्प्योर होता जाता है। इसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, मधुमेह। मधुमेह की बीमारी इसको कहते हैं, या शुगर की बीमारी, या डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। ये इंसुलिन की कमी से, हाइपोसिक्रेशन से होता है। और ग्लूकागॉन का काम क्या है, जो अल्फा सेल से सीक्रेट होता है ग्लूकागॉन। अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो जहाँ जहाँ ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज इकट्ठा है,
लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के बॉडी में इकट्ठा कर लेता है। इमरजेंसी में वो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉडी में काम आता है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो बॉडी में काम आता है। और इंसुलिन का तो देखे लिए कि ग्लूकोज को मेंटेन करना। और अगर ज़्यादा बनने लग जाए इंसुलिन तो हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन अगर कम बने तो डायबिटीज़ का रोग, ज़्यादा शुगर हो जाता है, ज़्यादा ग्लूकोज। और अगर इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो तो हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब बॉडी में ग्लूकोज की ही कमी हो जाती है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज कमी हो जाएगी। देखिए एक चीज़ और है, कभी कभी जब किसी को डायबिटीज़ की बीमारी हो और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो तो कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो तुरंत ग्लूकोज लेवल तुरंत कम हो जाए। लेकिन अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है और एकाएक ज़्यादा तगड़ा इंजेक्शन लगा दिया तो तुरंत पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसको बोलते हैं इंसुलिन अटैक, इंसुलिन अटैक, इंसुलिन आघात। एकाएक इंसुलिन का इंजेक्शन ज़्यादा लगा देने से एकाएक ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है और तुरंत पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब अगला देखिए, ये हो गया यहाँ का। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने बताया कि इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जितनी ग्लैंड्स आप पढ़ रहे हैं सबको यही कंट्रोल करती है। इससे इतने सारे 50 हार्मोन निकलते हैं, मैं तो सिर्फ 2-3 का ही नाम आप लोगों को बताऊंगा। 50 हार्मोन निकलते हैं जो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एडीएच, मैंने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में बताया था, एडिनोसिन, अरे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसको मूत्ररोधी हार्मोन कहते हैं। किडनी कितना वाटर फिल्टर करेंगी ब्लड से, ये इस हार्मोन के सिक्रीशन पर डिपेंड करता है। हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, किडनी कम वाटर फिल्टर करेंगे। हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होगा, ज़्यादा वाटर फिल्टर करेंगे। तो कह सकते हैं कि किडनी के फंक्शन को ये एडीएच हार्मोन कंट्रोल करता है। तो TSH, ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मैंने बताया थायराइड ग्लैंड, थायराइड से निकलना है। ये तभी फंक्शन करता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH सिक्रीट हो, मतलब थायराइड ग्लैंड को इनडायरेक्ट या डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करती है। ये है GH, ग्रोथ हार्मोन, इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। जब बच्चों के शरीर की वृद्धि होती है तो उनकी वृद्धि कितनी होनी है वो इस हार्मोन के सिक्रेशन पर डिपेंड करता है। और ये हार्मोन अगर ग्रोथ पीरियड से कम इसका सिक्रेशन हो तो थोड़े बच्चे बौने रहते हैं, ज़्यादा हो तो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इसमें आप पढ़े होंगे बौना, बौनों के दिमाग का विकास हुआ रहता है लेकिन शरीर उनका छोटा होता है। और एक होता है गिगेंटिज्म, शरीर बहुत लंबा हो जाना। बच्चों के वृद्धि काल के समय ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज हो तो शरीर बहुत लंबा हो जाएगा, कोई रेशियो नहीं रह जाता है, बहुत लंबा शरीर रहता है। और अगर ग्रोथ के समय ये हार्मोन कम हो तो ग्रोथ काफ़ी रहती है, बौनापन जिसको बोलते हैं। अब देखिए हाइपोथैलेमस का देख लीजिए। हाइपोथैलेमस खास तौर से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और भी कई सारे काम हैं लेकिन मेन काम है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब देखिए गोनेट्स, इनको बोलते हैं जनन ग्रंथियाँ। गोनेट्स भी जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करती हैं। ये दो हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। मेल्स में टेस्टिस होती हैं
अब वो टेस्टिस जो हार्मोन बनाती हैं उनको एंड्रोजेंस कहते हैं। कंबाइंड रूप में टेस्टिस से बनने वाले हार्मोन को एंड्रोजेंस कहते हैं, ओवरी से बनने वाले हार्मोन को एस्ट्रोजेंस कहते हैं। अब देखिए एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस क्या है, क्या इनका प्रभाव पड़ता है। एक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। छोटे बच्चों का स्वभाव, उनके शरीर की बनावट लगभग एक सी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन 10 से 11 साल की उम्र के बाद दोनों के शरीर में शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। तो एंड्रोजेंस की वजह से दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का मोटा हो जाना, मसल्स का ज़्यादा ताकतवर हो जाना, ये सब होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये विकसित होने लगते हैं। और ऐसे ही ओवरी से जो एस्ट्रोजेंस निकलते हैं, एस्ट्रोजेंस से लड़कियों में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विकसित होते हैं। आवाज़ का पतला हो जाना, मांसपेशियों का नरम हो जाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो पहले नहीं होते हैं। इन हार्मोन्स के बनने के बाद ये चेंजेज बॉडी में होने लग जाते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स का मैं बता दूं बहुत ही टिपिकल चैप्टर है। नाम, ग्लैंड्स के नाम याद करना, इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स का नाम याद रखना, इनका जनरल फंक्शन क्या है, इनके हाइपो सिक्रीशन से क्या प्रभाव पड़ता है, हाइपर सिक्रीशन से क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये सब चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ो, नोट बनाओ। ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजो लिख के, मैं आप लोगों को नोट भी दे दूँगा। ठीक है, ये चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लगभग ख़त्म है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर ज़रूर है, आप लोग बड़े ध्यान से इसको पढ़ना। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।